वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर्स। अगर हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और अगर हमारा माध्यम है हिंदी, तो अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एक बेसिक आइडिया होना उस सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी है। तो आज हम तैयारी कर रहे हैं इतिहास से, और इतिहास की बेसिक कॉन्सेप्ट की तैयारी करने के लिए हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें रशीदा अखबार पढ़ रही है और उसकी निगाह अचानक एक सुर्खी पर पड़ती है, 100 साल पहले। रशीदा सोचने लग जाती है कि क्या ये जाना जा सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। ये क्वेश्चन भी मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। क्या हम ये जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। अच्छा, अगर हम तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो फिर भी ये ज़रूरी है कि अगर कोई हिंदी वर्ड्स हैं जो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं उनका हमें इंग्लिश मीडियम में पता होना चाहिए, ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। इसलिए मैंने ये वर्ड्स कुछ जो हिंदी में कॉमनली यूज़ होते हैं उनके इंग्लिश वर्ड्स भी यहाँ पे लिख दिए, इंग्लिश मीनिंग्स। तो अब ये कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। अगर कोई कल की बात है या कुछ दिन पहले की बात है तो हम उसके बारे में रेडियो से सुन सकते हैं, टेलीविज़न से देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर कोई बात पिछले साल की है या थोड़े टाइम पहले की है तो उसके बारे में अगर हमें जानना हुआ तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसे उसके बारे में पता हो, या कुछ इंसिडेंट के बारे में जैसे पता हो उससे हम पता कर सकते हैं। लेकिन कोई बात बहुत ज़्यादा पहले हुई हो, जैसे 100 साल पहले, 1000 साल पहले, तो उस बात के बारे में हम कैसे जानेंगे। यही है रशीदा का क्वेश्चन। तो अतीत के बारे में कैसे जानेंगे। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। क्या क्या जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। आखेटकों जो शिकारी होते हैं, हंटर्स, पशुपालकों, कृषकों, और कृषक होते हैं, किसान, पशुपालक होते हैं जो पशुओं को पालते हैं। इसके बाद शासक जो राजा होते हैं, व्यापारी जो व्यापार करते हैं, पुरोहित, पंडित, पुजारी, शिल्पकार जो हाथ से चीज़ों को बनाते हैं, कलाकार जो पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, संगीतकार जो संगीत गाते हैं, और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती हैं। और इसके अलावा हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे जो बच्चे हुआ करते थे वो कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते और कौन कौन से गीत गाया करते थे। एक बहुत ही ओवरव्यू है इस चीज़ का, किस किस चीज़ के बारे में हम जान सकते हैं। अब इसमें कहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे चैप्टर पेज 2 पर, पृष्ठ 2 पर एक मैप दिया हुआ है। उस मैप में एक नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी के बारे में ये बताया है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। ये चीज़ हमें पता लगी अतीत के बारे में। और जो लोग हुआ करते थे बहुत कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब होता है कि जो आसपास जंगल में जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे जड़, फल, जड़ वो होती है जैसे आलू हुआ, ज़मीन के नीचे उगता है, मूली हुई, ज़मीन के नीचे उगती है, शकरकंद हुआ, ज़मीन के नीचे उगती है। तो ये सारी चीज़ें जड़ें हो गई। फल जो हमें फ्रूट्स मिलते हैं पेड़ पौधे या अन्य प्रकार से, वो फ्रूट्स हो गए। और जंगल में दूसरी ऐसी चीज़ें जो खाने लायक हैं भोजन के लिए। तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करना कि कौन सी चीज़ हमारी बॉडी के लिए सूट करती है, कौन सी नहीं करती है, जिससे हमें कौन सा बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं ना जो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, जिन्हें हम खा नहीं सकते। तो जो उस समय के लोग होते थे बहुत कुशल संग्राहक थे, मतलब उन्हें इतना स्किल था, बहुत नॉलेज थी खाने को की चीज़ों को एनालाइज करने की, कौन सी चीज़ खानी है कौन सी नहीं खानी है। उसके अलावा लोग जानवरों का शिकार किया करते थे, मतलब आखेटक भी हुआ करते थे। ये आ गया, ये मैप दिया हुआ है। इस मैप में नर्मदा नदी के बारे में जिक्र किया हुआ है पीछे। ये है नर्मदा नदी, ये यहाँ पर पड़ती है, लगभग मध्य भारत में ये पड़ती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में बताया है यहाँ पे कि लोग यहाँ कई लाख वर्षों से रहते थे। अच्छा, इसके अलावा और क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ये देखते हैं मैप में, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो यहाँ पर किरथर और सुलेमान हिल्स हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, किरथर और सुलेमान हिल्स इधर पड़ती हैं भारत के उत्तर पश्चिम में। इसके अलावा ये पड़ती हैं गारो पहाड़ियाँ भारत के पूर्व में और ब्रह्मपुत्र नदी के पास में, और ये पड़ती हैं विंध्य पहाड़ियाँ नर्मदा नदी के उत्तर में, और ये लगभग मध्य भारत में पड़ती है। और ये इधर ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान आ जाता है, ये भारत का हिस्सा है गारो हिल्स। तो यहाँ पे किरथर और सुलेमान हिल्स के बारे में क्या बताया है इसमें, तो किरथर और सुलेमान हिल्स के बारे में ये बताया यहाँ पे कि जो सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल हुई थी वो किरथर और सुलेमान हिल्स के
हिल्स पर ही हुई थी। जो यहाँ पर गाँव बसे हुए थे उन गाँव वासियों ने किरथर और सुलेमान हिल्स पर ही गेहूं और जौ की फसल उगाई थी। कब? लगभग 8,000 साल पहले। और इसके अलावा ये गारो हिल्स दी हुई हैं, असम में पड़ती है, और ये ये विंध्य पहाड़ियाँ है नर्मदा नदी के पास में। यहाँ पर सबसे पहले चावल उगाए गए थे, ये कहा गया है इसमें। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जो मैप है ये उपमहाद्वीप देश को क्यों कहा गया है, भारत को ये पूरा उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली। उपमहाद्वीप तो वो होता है ना, इसमें बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, पूरा एक कॉन्टिनेंट जो होता है, तो अलग अलग डिवाइड होते हैं। महाद्वीप जो होते हैं वो बड़े महाद्वीप होते हैं, उपमहाद्वीप मतलब महाद्वीप से थोड़े छोटे। तो इसको उपमहाद्वीप इसलिए कहा है क्योंकि भारत है, इधर पूरे पर्वत, ये पहाड़ियाँ, ये सागर है पूरा, ये समुद्र आ जाता है इधर, ये पूरा हिंद महासागर, अरब सागर, फिर बंगाल की खाड़ी, तो पूरा पानी के, और बिल्कुल ज्योग्राफी अलग है यहाँ की। कहीं नदियाँ हैं, कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये इधर पहाड़ आ जाते हैं, सब गहरे गहरे समुद्र हैं। तो ये इसलिए क्योंकि इसका जो जोग्राफिकल एरिया है इसका, तो वो पूरा पर्वत पहाड़ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसमें देखो कितने सारे कंट्रीज काउंट होते हैं यहाँ पे। ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, यहाँ चाइना, नेपाल, ये अपना है ही इंडिया, और ये आ जाता है यहाँ पे बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, और ये श्रीलंका, लक्षद्वीप, बहुत सारे कंट्रीज इसमें आ जाते हैं यहाँ पे, ये काउंट किए हुए हैं। और इसकी एक झलक मैं दिखा देती हूँ, उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसे आप पढ़ सकते हैं। दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, ये सब हम पढ़ चुके हैं। श्रीलंका और ये चीन, म्यांमार पड़ोसी देश हैं, और इसलिए विशालता और बाकी ऐसे समुद्र पहाड़ी से घिरा हुआ, बटे होने के कारण घिरा हुआ है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा रोल रहा है सिंधु नदी का। इतिहास में सिंधु नदी का जिक्र तो आप जरूरी पढ़ेंगे, सबसे पहले ही पढ़ेंगे। सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी आगे बढ़, ये सिंधु नदी ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है यहाँ पर। सिंधु नदी की, ये काबुल नदी अफगानिस्तान से आती है, ये पूरा, ये इधर से चाइना से बढ़ती हुई आती हैं कुछ नदियाँ यहाँ पे, कुछ भारत की हैं, इधर ये आ जाती हैं, पूरा मिलके सारी नदियाँ यहाँ ये अरब सागर में गिर जाती हैं, सिंधु नदी बोला जाता है। बहुत बड़ी नदी है ये। तो इसमें ये है, ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो इस सिंधु नदी की जो छोटी छोटी नदियों में ये डिवाइड है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे, इसके लिए मैंने एक छोटा सा क्लू बनाया है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये है सिंधु की सहायक नदियाँ। सराब झेलने की चुनौती, तो सा से सतलुज, रा से रावी, बा से ब्यास, झा से झेलम, का से काबू, चा से चिनाब नदी। तो सबसे पहले नगर यहीं पर बसे थे, अभी हम पढ़ेंगे आगे 4700 वर्ष पूर्व। तो इसमें ये अब हमने क्लू देख लिया कि सिंधु नदी की ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में नदियाँ डिवाइड हैं, इनको हम कैसे लर्न करेंगे, इसके लिए क्लू हमने पढ़ लिया। अब सिंधु नदी का जिक्र क्यों किया है इसमें? सिंधु नदी का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि कहते हैं, मतलब पुरातत्वविदों ने खोज के नीचे तो चीज़ें निकाली और बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करा, तो उन्हें ये पता लगा जब कि 4700 वर्ष पूर्व लगभग यहाँ पर शहर हुआ करते थे। 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पर हुआ करते थे शहर, इसके बारे में ये बताया जाता है सिंधु नदी के बारे में। अच्छा, ये चीज़ तो हम पढ़ रहे हैं कि 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पर क्या हुआ था, शहर हुआ करते थे, लेकिन इसका पता कैसे लगा कि 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पे शहर हुआ करते थे? हुआ क्या था कि 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो जो पुरातत्वविद होते हैं, जो पुरानी चीज़ों को खोजते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, इतिहास, पुराने इतिहास के बारे में बताते हैं। तो पुरातत्वविदों को क्या हुआ कि खुदाई में एक खंडर मिला, उस खंडर को उन्होंने हड़प्पा नाम दिया। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक गांव मिला, उसको मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसके आगे हम देखते हैं क्या क्या है। गंगा नदी का जिक्र किया है, तो गंगा नदी और उसके सहायक नदियाँ। तो जैसे हम यहाँ मैप में देख रहे हैं, ये गंगा नदी आ रही है यहाँ पे, ये गंगा है, यमुना है, चंबल, और ये नदियाँ जुड़ रही हैं, सोन नदी इसके साथ, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है। तो और ये पूरी गंगा नदी मिल जाती है यहाँ पे बांग्लादेश में आके, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा और उसके सहायक नदियों को किस तरह से लर्न करेंगे, उसके लिए मैंने एक क्लू बनाया है, उसको हम देख लेते हैं। क्लू है ये, गंगा की सहायक नदियाँ, बच यस, तो वा से ब्रह्मपुत्र, चा से चंबल, या से यमुना, सा से सोन नदी।
तो गंगा नदी के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ 2500 वर्ष पूर्व गंगा के किनारे जो शहर मिले थे, तो सिंध नदी के किनारे मिले थे 4700 वर्ष पूर्व और गंगा के किनारे 2500 वर्ष पूर्व। अब हमने क्या देखा है, ये कह रहे हैं गंगा इसकी सहायक नदियां, सोन का पता लगाओ, तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे अभी पढ़ा है सोन नदी गंगा की, ये सहायक नदियां सारी यहाँ आ रही हैं। तो इसके बारे में क्या क्या जाता है कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे से बिहार हुआ और ये पश्चिम बंगाल हुआ, झारखंड, ये पूरा एरिया और थोड़ा सा नेपाल का हिस्सा भी काफ़ी इसमें आ जाता था। तो ये एरिया में एक बहुत विशाल राज्य हुआ करता था। तो इस विशाल राज्य को मगध कहा जाता था, जो आज के टाइम पे इसको बिहार कहा जाता है। तो बहुत शक्तिशाली राजा हुए थे यहाँ पे, जैसे अशोका वगैरह। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अभी इसके अब क्या देखते हैं कि जैसे उपमहाद्वीप हमने पढ़ा कि इसके जो जोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी ऊंचे नीचे, कहीं पर्वत पहाड़ रेगिस्तान नदियाँ सब चीज़ें हैं। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि कहीं ऊंचे पर्वत थे, पहाड़ थे, रेगिस्तान थे, नदियाँ थी। तो लोगों को ये असंभव नहीं हो पाया कि वो उनको क्रॉस ना कर पाए। लोगों ने हर जगह की यात्रा की, समुद्र की भी यात्रा की, लोगों ने सब कुछ पॉसिबल बनाया। तो छोटी सी चीज़ इसमें यह है कि लोग पहले क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते होंगे। तो लोगों के कई सारे चीज़ें हो सकती हैं, कई कारण हो सकते हैं लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। वो जैसे लोग काम की तलाश में जाते हों, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जाते हों, या फिर सेनाएं दूसरे राज्य पर विजय हासिल करने के लिए जाती हों, व्यापारी जाते हों, और दूसरी चीज़ें ये होती हैं जो धार्मिक गुरु होते हैं, लोगों को शिक्षा या सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव या एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते हो। या कुछ लोग जैसे नए स्थानों के बारे में, नई जगहों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं, वो यात्रा किया करते होंगे। तो इन यात्राओं से क्या हुआ, लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला इन यात्राओं से। तो चैप्टर 1 पार्ट 1 में इतना ही।